ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने क्या किया है उस पेपर में इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे कि अभी मुझे नए दिखाई दिए, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद लगभग सारे ही क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। लेकिन ये 10 क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो ऑलमोस्ट हम लोगों के पढ़े हुए क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ऐसा आपको कि नया लगे, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ी हुई हैं। क्या करोगे, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, इन D4 स्पीसीज क्रोमियम प्लस टू इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग वाइल द मैग्नीज प्लस थ्री इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो क्रोमियम प्लस टू है और जो मैग्नीज प्लस थ्री है, उन दोनों में ही D4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्रोमियम प्लस टू का जब निकालोगे तो कितना निकलेगा, 3D4 निकलेगा, ठीक है, 4s0 निकलेगा, ठीक है ना। अब क्या करेगा कि यहाँ पे जो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जो शुरुआत के 3 होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, T2G होते हैं, T2G, इनको क्या कहते हैं, T2G। और बाद के जो 2 होते हैं उनको हम कहते हैं EG, ठीक है। ऐसे मैग्नीज प्लस 3 होता है, मैग्नीज प्लस 3 में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 उससे गए और 1 इससे गया, तो उसमें कितना हो जाएगा, उसमें भी 3D4 हो जाएगा। खास बात क्या है कि इसमें भी 3D4 है और इसमें भी 3D4 है। लेकिन ये जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों करता है ये रीज़न बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो D4 होता है, इसमें क्रोमियम के ऊपर देखो +2 चार्ज है, इसके ऊपर +3 चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हो, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीज पे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम प्लस टू के, ठीक है। जबकि क्रोमियम प्लस टू पे जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3D3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अपने आप तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूसिंग नेचर इसका मतलब अच्छा है, इसका रिड्यूसिंग नेचर मैग्नीज के कंपेरिजन में अच्छा है। और जब ये 3D3 हो जाएगा तो हमारा 3 ऑर्बिटल जो होंगे हमारे, उनमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। और बाकी के जो ऑर्बिटल हैं 2 वो खाली रहेंगे। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3D3 और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना इसका। तो ये कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड, यानी कि हमारा जो T2G ऑर्बिटल है वो कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड। अब ये स्टेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रोमियम प्लस टू होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्रोमियम प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, अपने आप ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग नेचर अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीज प्लस थ्री के, ठीक है। तो रीज़न यही लिखना है जो मैंने बताया हुआ है। उसके बाद में कोबाल्ट प्लस टू इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इट इज़ इजीली ऑक्सीडाइज। ये सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं कैसे भी करके, ठीक है। क्रोमियम प्लस टू कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल होता है, मतलब ये कह रहा है कि जो कोबाल्ट प्लस टू जो कैटायन होता है वो स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब कोई लिगेंड, ठीक है, कोई भी लिगेंड जब मेटल से अटैच होगा तो वो क्या करेगा, कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से किसमें चेंज कर देगा। ऐसा हो क्यों रहा है ना, ऐसा हो क्यों रहा है, दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोई भी जब कोबाल्ट प्लस टू जो होता है किसी लिगेंड से अप्रोच करेगा तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमेशा ही कोबाल्ट के किसमें बनेंगे, हमेशा ही +3 स्टेट में बनते हैं, ठीक है। बिकॉज +3 स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज मोर स्टेबल देन प्लस टू स्टेट। क्यों, क्योंकि प्लस टू स्टेट में जो कोबाल्ट है वो कितना निकलेगा, 3D6 निकलेगा, ठीक है। और +3 में जब निकालोगे तो 3D5 निकलेगा। तो 3D5 हाफ फील्ड होती है ना, 3D5 हाफ फील्ड है, तो इसका मतलब जो कोबाल्ट प्लस थ्री इट इज़ मोर स्टेबल देन कोबाल्ट प्लस टू, ठीक है। उसके बाद में ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स हो द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल्स में वैलेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दे हैविंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड प्रोवाइड द सरफेस फॉर द रिएक्शन टू अकर्स, दैट्स व्हाई दीज आर एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड इज वेरी डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, सारे ही क्वेश्चन, चाहे उस पेपर में बने हो चाहे ये मैं आज बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड को सेपरेट करना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इन सभी की जो रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, लगभग बराबर होती है। क्योंकि एक ही सेल में जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियस में बहुत कम डिफरेंस आएगा, ठीक है। सेल्स बढ़ती हैं तो रेडियस ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि ये सीरीज़ होती है ना लेफ्ट टू राइट, तो इसमें क्या होता है कि रेडियस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो इसमें रीजन लिखो, ड्यू टू द वेरी लेसर डिफरेंस इन रेडियस एंड हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, लैंथेनॉइड्स को हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी जो लैंथेनॉइड होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो लगभग आइडेंटिकल होती है सभी की, इसीलिए लगभग एक जैसी होती हैं, तो इसलिए उनको सेपरेट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मर्करी आर सॉफ्ट मेटल्स।
ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इनके क्या होते हैं? फुलफिल्ड होते हैं, इसीलिए इनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग कम होती है। मेटल मेटल बॉन्डिंग कम होने की वजह से ये बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट होंगे। ठीक है। मैग्नीज शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद +7, मतलब मैग्नीज की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 होती है, लेकिन फ्लोरीन के साथ में ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही शो करता है। मतलब मैग्नीज हेप्टाफ्लोराइड बनाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनता है। मैग्नीज टेट्राफ्लोराइड ही एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नीज जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे ही मैग्नीज फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के बाद ही, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होगा मैग्नीज, तब 4 फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो Mn+4 बन जाएगा, MnF4 बन जाएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में जाने के बाद ये जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फ्लोरीन जो है वो बहुत ही छोटा आता है। छोटे एटम होने की वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और फिर ये रिएक्शन आगे फर्दर नहीं करेगा। ठीक है भाई, कोई कंपाउंड स्टेबल है तो वो आगे रिएक्शन क्यों करेगा? नहीं करेगा, इसीलिए वो आगे +7 में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है। तो इसका रीज़न ये लिखना है, बिकॉज द Mn+4 इज़ क्वाइट स्टेबल, दैट्स वाई द MnF7 विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। उसके बाद में क्या है? वाई द फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है कि ट्रांजिशन मेटल के जो फ्लोराइड्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसा होता है उनकी बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो फ्लोरीन होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे मान लो किसी के पास +7 है, किसी के पास +2 है, उन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, +7 वाला फ्लोराइड ज़्यादा स्टेबल है, +2 वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसका फ्लोराइड ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। भाई +7 में -7 अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब तभी तो यहाँ पे इनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी खासी होगी। अगर +4 में और -4 ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक होगी एज़ कम्पेयर टू +7 -7 वाला। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे बात करूँ COF6, ठीक है, और COF4 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप आंख बंद करके कह दोगे कि COF6 विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन के फ्लोराइड से। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर हायर दैट 3D एंड 4D सीरीज। ठीक है। इसमें ये बताया कि जो 5D सीरीज़ का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो 3D और 4D सीरीज से ज़्यादा होता है। ऐसा होता है, दिस इज ड्यू टू द 4F ऑर्बिटल। ठीक है। अब क्या होता है कि जो 5F सीरीज़ होती है और जो 5D सीरीज़ होती है उसमें क्या होता है कि लेंथेनॉइड्स एलिमेंट आ जाते हैं। लेंथेनॉइड एलिमेंट में क्या होता है कि 4F ऑर्बिटल भरने लगता है। 4F ऑर्बिटल भरने की वजह से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है वो बैलेंस सेल पे बहुत ज़्यादा पहुंचने लगता है। जब बैलेंस सेल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पहुंचेगा तो उस केस में जो न्यूक्लियस के जो सेल पे मतलब कवरेज होती है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो सेल होगी बैलेंस सेल वो थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा भाग जाएंगे। इससे क्या होगा कि एटम का साइज़ जो है छोटा हो जाएगा। एटम का साइज़ छोटा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उनकी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी, वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए क्या होता है कि जो 5D सीरीज़ होती है उनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो 3D और 4D से ज़्यादा आती है, क्योंकि 3D और 4D में 4F ऑर्बिटल नहीं भरता बीच में, जबकि 5D सीरीज़ में 4F ऑर्बिटल भरने लगता है। 4F ऑर्बिटल की पोर शेडिंग की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। आपको अगर ये मेरी लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा है तो आप सर्च करके इसके रीज़न को लर्न कर सकते हो। इनको बिल्कुल रट्टा मार देना है। ठीक है। उसके बाद में वाई द मैग्नीज हैविंग द लोअर मेल्टिंग पॉइंट दैन क्रोमियम। मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D5 4s2 होता है, जबकि क्रोमियम का जो होता है वो 3D5 4s1 होता है। अब इसमें ये बताया गया है कि भाई मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम के थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। क्रोमियम में हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 6 आ रहे हैं, जबकि मैग्नीज में जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 5 आ रहे हैं। अब क्या होता है, बिकॉज ड्यू टू द एडवांटेज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इसीलिए क्या होगा, इसमें बॉन्डिंग थोड़ी डेंस होगी और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूवेबल ज़्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, है ना, यानी बॉन्डिंग यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीज के। इसका मतलब है कि जो मैग्नीज का क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मैग्नीज के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि भाई यहाँ पे बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में उतने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी और उतना ही ज़्यादा MPVP उसका आता है। इसीलिए क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज के मेल्टिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद हाईएस्ट MP। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है। टंगस्टन जो एलिमेंट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारे ही एलिमेंट्स को, सारे क्वेश्चन को देख लिया। 10 क्वेश्चन थे ये। ठीक है, इनको देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे भी करके इन क्वेश्चन को तुम्हें प्रिपेयर करना है, दिस इज़ योर प्रॉब्लम। मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है और ये 10 क्वेश्चन और हो गए। उसके बाद में सारा ही डी ब्लॉक से इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। सारे ही क्वेश्चन कवर कर लिए।
बिना किसी टेंशन के ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सारे ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ बीन कवर्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच।